गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और रेगुलर हम करंट अफेयर्स भी अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड आपको कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट्स करा रहा हूँ। इससे पहले हम एक पूरी बुक कवर कर चुके हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अब हम नई बुक लाए हैं ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की, उसके प्रैक्टिस सेट्स को देख रहे हैं। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग हमारा हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसे क्या बोला जाता है? इसे अनुदान बोला जाता है। देखिए, बात करें तक्कावी, तक्कावी यहां नहीं आता, तक्कावी इतिहास से संबंधित एक प्रश्न है। आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक अलग से एग्रीकल्चर या कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, दीवाने कोही। ठीक है, तो दीवाने कोही बेसिकली देखिए क्या करता है, जो आपका दोआब वाला क्षेत्र होता है वहां पर किसानों को कृषि के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड वो कराता है। तो इन लोन को बोला जाता था टक्कावी। ठीक है, जो ऋण वगैरह राज्य की तरफ से उनको सहायता दी जाती थी उसको टक्कावी बोला जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतिहास में हो सकता है आपसे पूछ ले। अगला दक्षिणा, तो आपको पता है जो शिष्यों को गुरु द्वारा शिष्यों द्वारा गुरु को दी जाती है। आपका दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसे दक्षिणा बोला जाता है। आप किसी भी अगर जो आपके घर में कुछ संत वगैरह मांगने वगैरह आते हैं तो उनको आप जो देते हैं वो भी एक तरह से आप थोड़ा सा बोल सकते हैं दान वगैरह या दान पुण्य करना। दक्षिणा एक तरह से गुरु और शिष्य के बीच में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी, तो इसमें देखिए लक्ष्मी का समानार्थी इसमें से क्या होगा? पद्मा। ठीक है, पद्मा, क्योंकि लक्ष्मी जी आपका पद्म क्या होता है? पद्म आपका कमल का एक पर्यायवाची माना जाता है, तो लक्ष्मी जी उसके ऊपर बैठती है, तो इसलिए पद्मा। इसके अलावा देखिए लक्ष्मी के पर्यायवाची वगैरह भी काफी पूछता रहता है, वो भी हम बात कर लेते हैं यहीं पर। तो इसके पर्यायवाची एक तो श्री है, श्री, कमला, रमा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, भार्गवी और सिंधु सुता। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं। श्री, कमला, रमा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद, भार्गवी और सिंधु सुता, ये सारे आपके लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है शैल सुता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? शैल सुता किसका पर्यायवाची है? ये पार्वती जी का पर्यायवाची है। तो इसको भी पर्यायवाची आते रहते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर देखें तो एपीओ की परीक्षा में ये आया हुआ है और एमपीपीसीएस 2010 में भी पार्वती जी के पर्यायवाची आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है। उमा, गौरी, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, सती, अंबिका, शैलसुता, इसके अलावा रुद्रानी, आर्या, हेमवती, अपर्णा, ये सारे आपके शैलसुता जी के पर्यायवाची यानी पार्वती जी के पर्यायवाची हैं। अगला, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो सुमन पुष्प ठीक है, चारपाई खटिया ठीक है, पाठशाला विद्यालय भी ठीक है। लेकिन इसमें देखेंगे अगर निशा और निशाचर, ये गलत है। निशा का मतलब क्या होता है? रात या रात्रि। निशाचर कौन होता है? निशाचर राक्षस के लिए यूज किया जाता है। तो राक्षस के पर्यायवाची भी देखिए बार बार पूछता रहता है। तो सबसे पहला तो है असुर। ठीक है, इसके अलावा दानव, दैत्य, एक दनुज भी काफी आता है। ठीक है, दनुज। इसके अलावा रजनीचर, तमीरचर और यातुधान। यातुधान तो रट के जाइएगा, यातुधान ऑप्शन में बहुत आपको दिखेगा। 4 ऑप्शन में से किसी ना किसी भी क्वेश्चन में, इसमें नहीं कह रहा मैं, पर्यायवाची के किसी भी प्रश्न में आपको ऑप्शन में यातुधान वगैरह काफी दिखता है। इसके अलावा सुरारी, फिर से बता देता हूं, दनुज, दानव, दैत्य, असुर, राक्षस, रजनीचर, तमीरचर, यातुधान और सुरारी, ये सारे आपके राक्षस के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा रात के भी देखिए कुछ दो बता देता हूं, दो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मध्य रात्रि का समय जो होता है, रात में 12 बजे का समय, उसको बोला जाता है निशीथ। ठीक है, एक होता है तारों भरी रात। ठीक है, जिसमें आपको आसमान में साफ तारे दिखाई देते हैं, उसे बोला जाता है विभावरी। ठीक है, तो ये दो आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको पता लग जाएगा। जो केतली शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। फुटपाथ, स्टोव और स्कूल आपका पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। आगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अरहर की दाल, तो आपका अरहर जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सारे आपका लोटे, लुटी, चना, बाजरा, उड़द, ये सभी आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? अगर बात करेंगे तो लुटिया का बहुवचन क्या है? लुटियां।
ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका सही होगा। लुटी आपका देशज शब्द की श्रेणी में आता है, ये भी पूछता रहता है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो तू का सही वचन होगा तुम लोग। ठीक है, तुम लोग, ये भी अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ये भी। अगला, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए इसकी थोड़ी सी ट्रिक क्या है, अगर अगर आपको जो पंक्तियां दी गई हैं उसमें जानो, मानो, ज्यों इस तरीके के शब्द दिखाई दे, जैसे यहां पर क्या है मानो, तो वहां पर आपका क्या होता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? तो जिसमें देखिए आपका मानवीय हम कह सकते हैं कि भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार है। तो अगर इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए, ये सबसे बेहतर इसका ऑप्शन है। अगला, अनुरूप में कौन सा समास है? तो सिंपल है, अनुरूप में मैंने आपको बताया था जिस शब्द में पूर्व पद आपका संख्यावाची, सॉरी माफ कीजिए, अव्यय हो, वहां पर आपका क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां पर अनुरूप में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनुप्रत्यय लगा है, तो यहां पर आपका क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा। हानि लाभ में कौन सा समास है? तो जहां पर विलोम शब्द या जोड़े के रूप में या पेयर्स के रूप में आता है, वहां पर कौन सा समास होता है? जैसे पाप पुण्य, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, तो यहां पर ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन डी। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो मैंने आपको बताया था, यदि शब्द के बीच में आपको ए और ओ की मात्रा दिखाई दे तो उसमें कौन सी संधि होती है? तो उसमें गुण स्वर संधि होती है। यहां पर महेंद्र कैसे बनेगा? महा प्लस इंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र क्या बनेगा? महेंद्र। ऑप्शन बी हमारा यहां पर ठीक होगा, याद रखिएगा। ए और ओ की मात्रा अगर आपको शब्द के बीच में दिखाई देते तो ये थोड़ी सी ट्रिक है, हर बार सेट नहीं होती लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेट हो जाती है। तो गुण स्वर संधि इसमें है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, वो भी इसी से बनेगा। ठीक है, इस तरीके के शब्द। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो साफ दिख रहा है इसमें आपकी कौन सी संधि है? इसमें आपकी विसर्ग संधि है, निहि प्लस चल। ठीक है, ऑप्शन ए ये इसमें सही होगा। तीन प्रकार की संधियां थी, मैंने आपको बता दिया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें स्वर संधियों की, एक बार पूछ लिया था स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 5 प्रकार की होती हैं, बात हम इसकी पूरी डिटेल में कर चुके हैं। विसर्ग और स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को किस तरीके की संधि कहते हैं? तो सिंपल डेफिनेशन ही इसकी यही है, विसर्ग संधि से कहते हैं, जो हमने ऊपर प्रश्न देखा। निहि क्या है आपका? ये विसर्ग है, आगे क्या है आपका चा, ये व्यंजन है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। दुस्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा नया शब्द है, इसका होगा दुह प्लस तर, ऑप्शन सी, इसमें भी विसर्ग संधि है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो, ऑप्शन डी ये आपका बिल्कुल सही है। अगला, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह गरीब आदमी था, हाँ वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था, तो ऑप्शन यही सही है, वो जो आदमी था वो कैसा था? वो गरीब था, ऑप्शन सी हमारा यहां पर बिल्कुल सही ऑर्डर है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छांटिए। तो इसमें देखिए क्या है, अगर देखेंगे पिताजी गदगद हो गए, ठीक है, बकरी घास चर रही है, आसमान में तारे चमक रहे हैं। तो देखिए जो पहला शब्द है, पहला वाक्य है, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत, तो देखिए इसमें नामक नहीं आएगा, ठीक है, यह प्रसंग सुख शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा, यह आपका सही वाक्य होगा। फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है आपका सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन सी। ठीक है, सोच विचार कर काम करना। मेंढकी को जुकाम होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति, उसमें कोई योग्यता नहीं होती लेकिन वो योग्यता दिखाने का ढोंग करता है, तो उसको बोला जाता है मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। अब देखते हैं गद्यांश। रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती रितु घर पहुंची, सीढ़ियां चढ़ने लगी तो कुछ झगड़े की आवाजें सुनाई दी, ऊपर पहुंची तो देखा दोनों आजू बाजू वाली पड़ोसनें झगड़ रही थी। अपने दरवाजे के पास खड़ी होकर उसने कुछ देर उनकी बातें सुनी तो झगड़े का कारण समझ में आया। एक की महरी ने घर साफ करके कचरा दूसरे की दरवाजे के ओर फेंक दिया, इसी बात का झगड़ा था। रितु ने दोनों को समझाया बुझाया, आखिरकार कचरा फेंकने वाली महरी को बुलाया गया, उसने झाड़ू थामी और कचरा सीढ़ी की ओर धकेल दिया। फिर वह महरी अंदर चली गई, दोनों पड़ोसों ने भी अंदर जाकर अपने अपने द्वार बंद कर लिए। रितु खड़ी खड़ी देखती रही,
जो सीढ़ी पहले से ही गंदी थी वह और भी गंदी हो गई। रेत का तो साम्राज्य ही था, कहीं तो बादाम के छिलके पड़े थे तो कहीं चूसी हुई ईख के लच्छे, कहीं बालों का गुच्छा उड़ रहा था तो कहीं कुछ और। मन वितृष्णा से भर उठा, सोचा इस पीढ़ी से चलकर सब अपने घर तक आते हैं, इससे उतरकर बाजार आदि अपनी इच्छित जगहों पर जाते हैं और इसे कोई साफ नहीं रखता, उल्टे सब इस पर कचरा फेंक देते हैं। साझे की सीढ़ी है ना, गंदगी बिखेरने का हक सबको मिला है और साफ करने का कर्तव्य किसी का नहीं है। स्वच्छता तो जैसे अनबुझी तृष्णा हो गई। तो तृष्णा मतलब प्यास वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो ऋतु को कैसी आवाजें सुनाई दी, पहला प्रश्न है, तो ऋतु को लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई दी, ऑप्शन ए। अगला, महरी किसे कहा जाता है, तो महरी किसको कहा जाता है, काम वाली को आपका महरी कहा जाता है। ऋतु का मन घृणा से भर गया, क्यों, तो अगर हमने पैसेज पढ़ा तो क्यों, क्योंकि सीढ़ियों पर कचरा फैलाया गया, महरी ने झाड़ू से सीढ़ियों पर कचरा फेंक दिया दूसरे के दरवाजे के आगे से। आगे 24वां, रिक्शे पर मीरा के साथ हंसती बोलती घर पहुंची तो क्या नाम था उसकी सहेली का, ऋतु। आगे चलते हैं, 24वें का क्या होगा, ए। दोनों आजू बाजू की पड़ोसनें क्या कर रही थी, दोनों आजू बाजू की पड़ोसनें कूड़े को लेकर झगड़ा कर रही थी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसमें से पक्षी का क्या होगा, ऑप्शन डी जो है आपका विहग, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। बात करें भूधर क्या होता है, तो भूधर पर्वत का पर्यायवाची है। मीन किसका है, मीन मछली का या मत्स्य का पर्यायवाची है। और बात करें अगर वृंद, वृंद क्या होता है आपका समूह, ठीक है, ग्रुप या समूह के लिए यूज किया जाता है वृंद, तो याद रखिएगा। इसके अलावा पक्षी के कुछ और पर्यायवाची बता देता हूं और पर्वत के भी हम देख लेते हैं। तो एक तो देखिए पक्षी का आपने सुना ही होगा अंडज, क्योंकि ये अंडे से जन्म लेता है और ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है कि अंडे से जन्म लेने वाला, तो अंडज हो गया एक। इसके अलावा द्विज, खग, विहंग, शकुंत और शकुनी आपने सुना होगा जो, ठीक है, शकुनी। पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया और पंछी, ये सारे आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं। बात करें अगर पर्वत के, तो पर्वत के भी बहुत आते हैं। पर्वत के बता देता हूं, एक तो आपका भूधर है ऑप्शन ए में जो दिया है। इसके अलावा गिरी, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, तुंग, अचल। देखिए अचल पर्वत का होता है, अचला होता है पृथ्वी का, इसको याद रखिएगा। और अचला की तरह एक शब्द और है चपला, चपला किसका होता है, बिजली का। इसके अलावा पहाड़, धराधर और अद्री, अद्री भी याद रखिएगा, अद्री भी काफी पूछता रहता है। फिर से बता देता हूं, भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, तुंग, अचल, पहाड़, धराधर और अद्री, ठीक है, ये सारे आपके पर्वत के हैं। तो पर्वत और पक्षी के हमने सारे पर्यायवाची देख लिए। भौरा, ठीक है, भौरे के पर्यायवाची हम पहले भी देख चुके हैं। तो भौरे का सही पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या होगा, तो आपका जो सी है, भ्रमर, ये इसका सही पर्यायवाची है। इसके अलावा अली होता है, षटपद होता है, द्विरेफ होता है, ठीक है, ये सारे आपके भौरे के पर्यायवाची कुछ इंपॉर्टेंट है जो आते रहते हैं। ऊन का तत्सम रूप क्या है, तो ऊन का है ऊर्ण, ऑप्शन डी जो है ये वाला सही होगा, ऊर्ण। अगला, डंडा शब्द है, तो डंडा किस तरीके का शब्द है, डंडा आपका तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है। तत्सम इसका क्या होता है, दंड, ठीक है, दंड, जो ये तद्भव शब्द है इसका तत्सम दंड होता है, ये भी याद रखिएगा। देखिए मैं फिर से कहूंगा, कल भी मैंने बोला था, आरो एरो के मैंने 3 वीडियो बनाए हैं, विलोम शब्द का, वाक्यांश के लिए एक शब्द का और तत्सम तद्भव का। तीनों वीडियो देखिए, आप जाकर देख लीजिए, कम से कम तीनों में 1000 प्रश्न है जो बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उतना आप पढ़ लेंगे और ये वाले वीडियोस देख लेंगे तो आपके लिए बहुत है, इतने इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता बाहर प्रश्न जाएगा। तत्सम, सॉरी तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। धुएं का धूप्र, तो धूप्र नहीं होता, धूम्र होता है। इसके अलावा बात करें अगर चख का चक्ष, ये नहीं होता। भभूत का विभूति, ये आपका ठीक है, ठीक है, ये शब्द आपका सही है। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण में, आपको आंसर बता देता हूं। 31वें का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आर। प्रश्न आप पढ़ लीजिए आराम से। 32वां दिखा देता हूं, 32वां आपका वही वेन डायग्राम वाला प्रश्न है, तो 32वें का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला 33वां, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी वाला जो प्रश्न है इसका आंसर है बी 25। 34वां, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो कैलेंडर का जो प्रश्न है इसका क्या होगा, मंगलवार, ऑप्शन बी। अगला, निम्न प्रश्न के चिन्ह में बाईं ओर दी गई संख्याओं का, ये वाला जो प्रश्न है आपका 35वां, इसका आंसर है ऑप्शन सी 12968। अगला 36वां, इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं तो 36वें का आपका क्या होगा,
ऑप्शन ए। आचार्य कृपलानी। 37वां, जल प्रतिबिंब बताना है हमें, तो 37वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। 38वां, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो 38वें का क्या आएगा? 6859। 39वां, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 × 6 × 8 है, तो कितने घन प्राप्त होंगे? ये वाला प्रश्न देखिए, अभी आर ओ के किसी सॉरी वीडियो के किसी प्रैक्टिस सेट में आया था, जहां तक मुझे याद है, इस तरीके घन वाला प्रश्न, तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें 24 आंसर है आपका। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो इसमें आपका पूछा है कितना एंगल होगा? तो इसमें एंगल है 45 डिग्री। अगला आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो प्रश्न है 41वां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, LTRHB। गौर बफलर, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है 42वां, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एक कतार में 37 बच्चे, तो टोटल कितने बच्चे हैं ये आपसे पूछा है, इसमें आपका सही आंसर है 5। 44वां देखते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन इतने रुपए कमाता है, तो ये आपसे जो प्रश्न है इसका आंसर है डी, 17। 45वां, कथन और निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, चौथा आपका नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो यही सारे आपके रीजनिंग के प्रश्न थे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद। और हमें कहां पर मिलता है? ये जो कोस्टल एरिया है हमारा, किसका? केरल का। ठीक है, वहां पर हमें ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो एरिया है आपके केरल के डिस्ट्रिक्ट हैं दो, कोल्लम और पलक्कड़, वहां पर हमें काफी देखने के लिए मिलता है। अब बात करें अगर थोरियम की, तो थोरियम के देखिए अयस्क पूछता रहता है कि किससे ये मिलता है। तो थोरियम के जो अयस्क हैं दो बहुत फेमस हैं, एक है मोनाजाइट और दूसरा इल्मेनाइट। ठीक है, ILMENIT, इल्मेनाइट, ये दो अयस्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें, इंडिया के पास लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं मोनाजाइट के और इल्मेनाइट के, यानी जिससे आप थोरियम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बता दिया कहां पर मिलता है। केरल के दो डिस्ट्रिक्ट ज्यादातर हैं, कोल्लम और पलक्कड़, वहां पर हमें ये मिलता है। स्पेशली जो रत्नागिरी है महाराष्ट्र का, वहां से लेकर केरल के तट पर हमें इसके काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन देखने के लिए मिलता है। दूसरे की अगर बात करें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोधर्मी एलिमेंट कौन सा है? वो है यूरेनियम, जिसका पावर प्लांट्स वगैरह में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। इसकी अगर बात करें तो इससे भी प्रश्न बनता रहता है। यूरेनियम की अगर बात करें, यूरेनियम किससे मिलता है, कौन से अयस्क से मिलता है? तो दो अयस्क इसके बहुत फेमस हैं, एक है पिच ब्लेंड, ठीक है, एक है यूरेनाइट। याद रखिएगा, पिच ब्लेंड और यूरेनाइट। अगर भारत में बात करें तो लगभग 80% यूरेनियम भारत का जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, ठीक है, वहां पे हमें मिलता है। और बात करें, वहां पर एक माइन है बहुत फेमस, जादूगोड़ा माइन। ठीक है, तो जादूगोड़ा माइंस में हमें सबसे ज्यादा यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। तो आपसे ये पूछेगा जादूगढ़ा माइन या खान कहां पर है? तो झारखंड के सिंहभूम, झारखंड में स्थित है। और यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो वो हमें झारखंड के सिंहभूम में मिलता है। देखिए इससे प्रश्न क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। देखिए 1903 में, ठीक है, 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था मैरी क्यूरी को। ठीक है, क्यों मिला था? और इनको देखिए आधा ही उस साल मिला था, आधा मिला था हेनरी बैकुरल को। हेनरी बैकुलर एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनको दिया गया था रेडियो, आपका जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं उस पर उनके किए गए कार्य के लिए। ठीक है, तो पहला 1903 में हेनरी बैकुरल को मिला और आधा किसको मिला? मैडम क्यूरी को, फिजिक्स के क्षेत्र में। बाद में 1911 में रेडियो एक्टिविटी के लिए मैरी क्यूरी को आपका दोबारा से नोबेल प्राइज दिया गया। तो मात्र देखिए आज तक 4 लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, और दोनों बार अलग क्षेत्र में। मैरी क्यूरी ने एक अलग ही, मतलब हम कहते हैं, फीट हासिल किया। एक बार केमिस्ट्री में मिला और एक बार फिजिक्स में मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से, तो इसको याद रखिएगा। 1903 में इन्हें फिजिक्स में मिला और 1911 में इन्हें केमिस्ट्री में मिला। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और आसियान के बीच में यह हुआ है। ठीक है, आसियान वही आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
बात करें अगर आसियान की, इससे भी प्रश्न बनते रहते हैं, तो आसियान में टोटल कितने मेंबर हैं और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में आसियान की स्थापना की गई है। वर्तमान में अगर बात करें तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, बाकी इसके कुछ एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स होते हैं, वो अलग अलग हैं सब। और बात करें अगर हेडक्वार्टर की, आसियान का सेक्रेटेरिएट कहां पर है, तो आसियान का सेक्रेटेरिएट है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। I2U2 भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं। I2U2 में 4 कंट्री हो सकता है आपसे कंट्री ही पूछ ले कि किसका ग्रुप है ये। इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ये 4 देश आपके I2U2 में है। बात करें नेटो की, नेटो भी लगातार चर्चा में ही रहता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसकी। 31वां इसका मेंबर लेटेस्ट कौन बना है, तो लेटेस्ट इसका मेंबर बना है फिनलैंड। इसको भी याद रखिएगा, अभी वीडियो के लिए एग्जाम में पूछा गया था। क्वाड, क्वाड आप जानते ही हैं, क्वाड में कितने मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। हाल ही में इनके बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, मालाबार एक्सरसाइज इनके बीच में चल रहा है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और हाँ, ये एक्सरसाइज पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर कराया जा रहा है, पहली बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर इस बार ये स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं 48वां। मैचिंग में हमें बताना है कौन सा आपका जो ऑफिशियल है, ब्रिटिश ऑफिशियल, किससे संबंधित है, या इसमें बताना है हमें कौन सा गलत है। तो पहला हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल ठीक है, जिसने एक तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी, 1764 में यह हुआ था। इससे पहले एक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, वो है 1757 का प्लासी का युद्ध, उसको भी याद रखिएगा। अगला लॉर्ड हेस्टिंग्स, ओंग्ल नेपाल युद्ध, तो बिल्कुल ठीक है ये। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, और 1814 से 16 तक आपका जो एंग्लो नेपाल वॉर ये हुई थी आपकी, इसको गोरखा वार भी बोला जाता है। और इसके बाद आपकी सगौली की ट्रीटी भी साइन हुई थी, याद रखिएगा, सगौली की ट्रीटी 1816 में। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स ठीक है आपका। लॉर्ड वेलेस्ले, चतुर्थ ओंग्ल मसूर युद्ध, तो टोटल 4 हुए हैं, कौन कौन से, 1767 से 69, 80 से 1780 से 84, 1789 से 92, या 90 से 92 भी कुछ बुक्स में मिलता है, और आपका 1799 जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ आपकी हो जाती है। तो आपका जो लॉर्ड वेलेस्ली है वो 1798 से 1805 तक थे, तो 1799 में आपका चतुर्थ ओंग्ल मैसूर युद्ध, ये बिल्कुल आपका ठीक है। अगर बात करें लॉर्ड कॉर्नवेलिस की, तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, या बंगाल के गवर्नर रहे हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपसे पूछा है, तो 3 टोटल मराठा युद्ध हुए हैं अंग्रेजों के साथ। कब कब, 1775 से 1782 में पहला हुआ, 1803 से 1805 में दूसरा हुआ, और 1815 से 1816 में आपका तीसरा हुआ। तो देखिए 1786 से 93 इनका कार्यकाल है, और तीसरा युद्ध हुआ है 1815 से 16 में, तो ये बिल्कुल गलत मैचिंग है। मैचिंग इसका क्या सही होगा, इसमें होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स जो ऊपर है ऑप्शन बी में, क्योंकि 1813 से 1823 तक यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये केमिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, आपका रासायनिक विकास से संबंधित। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस यानी आपका ट्यूबरकुलोसिस डे या टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को आपका विश्व टीबी डे हर साल मनाया जाता है। टीबी जो रोग है वो किससे होता है आपका, ये होता है आपका बैक्टीरिया से या जीवाणु से। क्या नाम है बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बात करें 2023 का जो टीबी डे हुआ है 24 मार्च को, उसकी थीम क्या रही है, तो थीम रही है यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम लोग टीबी को खत्म कर सकते हैं, तो ये इसकी थीम रही है। और भारत सरकार ने कब तक टीबी को खत्म करने की योजना बनाई है, तो भारत सरकार की स्ट्रेटेजी है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान टू एंड टीबी 2020 से 2025, जो अभी चल रहा है, तो 2025 तक हमने टीबी को एंड करने की योजना बनाई है। तो पहले देखा होगा आपने टीवी में काफी एड आया करता था डॉट्स कैंपेन का, DOTS, तो वो जो डॉट्स कैंपेन थी वो आपका टीबी से ही संबंधित थी। डॉट्स की फुल फॉर्म क्या होती थी, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स। तो डॉट्स कैंपेन अगर आपसे पूछ ले तो वो टीबी से संबंधित है। अब असुमेलित को पहचानना है हमें। कीनिया की राजधानी नैरोबी, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था नैरोबी क्यों फेमस है। नैरोबी में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस की बॉडी का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। आगे स्वीडन की स्टॉकहोम, बिल्कुल ठीक है। डेनमार्क की कोपेनहेगन, ये भी ठीक है। तंजानिया की रबात, ये गलत है, रबात किसकी है, मोरक्को की राजधानी है रबात। तंजानिया की क्या है, डोडोमा, ठीक है, डोडोमा। अभी एस जयशंकर जी ने भी यहां पर विजिट किया था,
तो तंजानिया का देखिए एक द्वीप समूह है, काफी इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर जी अभी विदेश मंत्री जो हमारे हैं वो तंजानिया में गए थे। इनका जांजीबार जो द्वीप समूह है वहां पर एक प्रोजेक्ट को उन्होंने विजिट किया था। तो वो प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है आपसे पूछ ले कहां पर है, उसका नाम है किदू थानी प्रोजेक्ट। ठीक है, किदू थानी प्रोजेक्ट आपका तंजानिया के जांजीबार द्वीप समूह में है। और आपको पता ही है भारत के बाहर भारत का पहला आईआईटी जो कि आईआईटी मद्रास का कैंपस होगा वो जांजीबार में ही एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और उसकी महिला डायरेक्टर कौन बन रही है? प्रीति अगलायम जी। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? तो ट्रॉफिक लेवल में, पोशी स्तर में लिंडमान का नियम फॉलो होता है। और लिंडमान का नियम और किस नाम से जानते हैं? 10% का नियम। तो 10% लॉ ये फॉलो करता है। एक पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो पाती है, 90% का अलग अलग क्रियाकलापों में ह्रास हो जाता है। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अपराइट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, बेस बड़ा होगा, ऊपर जाते जाते पिरामिड की तरह छोटा हो जाता है। आगे लिंडमान का नियम याद रखिएगा। और पिरामिड का मैंने आपको बताया था, जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड्स होते हैं, उनको किस और नाम से भी जानते हैं? उनको हम एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स एल्टन ने उनकी खोज की थी या उनका कॉन्सेप्ट दिया था। लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो हमारे बहुत प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी ने। और अभी नीरज चोपड़ा जी एक वजह से और चर्चा में है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपकी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की जा रही है। वहां पर जो भारतीय दल को लीड कर रहे हैं वो नीरज चोपड़ा जी ही कर रहे हैं। तो आपसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछ सकता है, कहां पर हो रही है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने का अधिकार प्रदान करता है? तो काफी अच्छा देखिए प्रश्न बनाया है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का जिक्र है ही नहीं। ये आपको कौन अधिकार देता है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, यानी जन प्रतिनिधि कानून 1951 का, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 29A, उसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज की स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो आपको एरिया वाइज लगाना है, कौन सा कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिणी अमेरिका। तो यह आपका महाद्वीपों का घटता हुआ सही क्रम है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट को कम करने की ओर जाता है, तो इससे देखिए बाजार में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए मैंने आपको बताया था रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो इन सब चीजों को डिसाइड करती है कि इसमें क्या हमें करना है। मार्केट में मुद्रास्फीति कैसी है, इन्फ्लेशन कैसा है, सरकार की योजनाएं किस तरीके की चल रही हैं, क्योंकि उसमें सरकार के भी आधे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। तो इसमें देखिए होता क्या है, अगर आप रेपो रेट को कम करते हैं, रेपो रेट क्या होता है, जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, जो एससीबी होते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनको लोन देता है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया है, मतलब उसने लोन पर इंटरेस्ट रेट कम किया है। मान लीजिए 100 रुपए आपको ले रहे हो, मैं 10 रुपए का रेट आपको देता हूं, तो आपको 110 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने रेट 8% कर दिया तो आपको मुझे 108 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या होगा, बैंकों को लोन सस्ता मिलता है। जब बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो लोगों तक भी लोन सस्ता जाएगा, क्योंकि बैंक अगर अपना मार्जिन रखेगा 1 रुपए भी, तो आपको 109 रुपए में मिलेगा। पहले 110 रुपए में तो बैंक को ही मिल रहा था। तो इससे क्या होता है, जब लोन सस्ता मिलता है तो जो आपके पूंजीवादी वर्ग होता है, या जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, या हम लोग भी होते हैं, वो लोन ज्यादा लेते हैं। जब लोन ज्यादा लेते हैं तो मार्केट में पैसा जाएगा। जब मार्केट में पैसा जाएगा तो आपका कंस्ट्रक्शन चलेगा। जब कंस्ट्रक्शन चलता है तो आपको लोगों को रोजगार मिलता है। जब लोगों को रोजगार मिलता है तो उनको सैलरी मिलती है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है वर्चुअल साइकिल ऑफ ग्रोथ या वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ। तो इससे एक ग्रोथ का साइकिल चलता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट हमेशा बैलेंस रखा जाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं किया जाता कि बैंकों का इतना फायदा हो जाए कि लोग लोन लेना ही बंद कर दें। इसलिए देखिए अगर रेपो रेट कम होगा, लोन सस्ता मिलेगा, तो बाजार में पैसा ज्यादा जाएगा, क्योंकि लोग लोन लेना पसंद करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बाजार की लिक्विडिटी में या तरलता में आपका वृद्धि करता है। ठीक है, इसलिए और अगर देखिए इसको बढ़ा दिया जाएगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका बता दिया। संबंधित देश की पूंजी और मुद्रा का सही जोड़ी की पहचान करें। तो बात करते हैं, अगर सबसे सही क्या, हवाना डॉलर, वियना यूरो, टिबिलिसी विर और नैरोबी टांगे। तो इसमें देखिए जो सही है आपको पता है कहां पर चलती है, यूरोप में लगभग सब जगह यूरो ही करेंसी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और यहां पर आपका क्या है, यूरो। ये करेंसी बिल्कुल आपकी सही मैचिंग है। तो देखिए हवाना की करेंसी क्या है, तो क्यूबन पीसो, यहाँ की करेंसी है पीसो। बात करें देखिए टिबिलिसी, ये थोड़ा सा नया आपको लग रहा होगा। टिबिलिसी बेसिकली कैपिटल है जॉर्जिया की, ठीक है। और इसकी करेंसी देखिए विर नहीं होती, क्या होती है, जॉर्जियन लारी।
ठीक है, जॉर्जियन लारी इसकी कैपिटल है, करेंसी है, माफ कीजिए। और बात करें नैरोबी की, तो नैरोबी आपको पता है कीनिया की राजधानी है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो चलती है शिलिंग, उसको कीनियन शिलिंग भी बोला जाता है, कीनिया का शिलिंग भी बोला जाता है। तो मैंने आपको सारे बता दिए। अब बात करते हैं वियना की। वियना अभी एक वजह से चर्चा में था, क्यों? एक इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन सा? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। इसमें देखिए क्या बताया जाता है कि कौन सा शहर रहने के लिहाज से कितना अच्छा है। तो देखिए ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, इसको दुनिया में रहने के लिहाज से सबसे अच्छा देश बताया गया है इस साल के इंडेक्स में, 2023 के इंडेक्स में। जून में ही रिलीज हुआ है, अभी 2 महीने पहले की न्यूज है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है। बात करें इसका उल्टा पूछ ले, दुनिया में रहने के लिहाज से इसी रिपोर्ट के आधार पर सबसे बेकार शहर कौन सा है, तो वो है सीरिया का दमिश्क। ठीक है, सीरिया के दमिश्क को सबसे बेकार शहर बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना रहा है? 17.7%, ऑप्शन ए। मई 2023 में धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? तो ऑपरेशन मर्यादा बहुत चर्चा में था, उत्तराखंड की पुलिस ने यह शुरू किया था। उत्तराखंड थोड़ा सा भी एक वजह से चर्चा में और है। आपको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भारत के केवल एकमात्र राज्य गोवा में वर्तमान में लागू है। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत ये लागू किया जाता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भाग है, भाग 4 का। तो अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसमें यह बात की गई थी कि क्या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता हम लागू कर सकते हैं। तो उसकी स्टडी के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी, क्या यहां पर करना पॉसिबल है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो आप याद रखिएगा, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कमेटी अगर आपसे पूछे तो वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की लागू करने की स्टडी से संबंधित है। जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो देखिए जांजीबार मैंने आपको कहा था क्यों फेमस है, इसको क्लोव आइलैंड, क्लोव बोला जाता है इंग्लिश में लौंग को, तो इस यहाँ पर लौंग वगैरह काफी ज्यादा फेमस है यहाँ की। तो ये कहां पर है? तंजानिया के निकट स्थित है। ठीक है, तंजानिया, ऑप्शन बी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर IIT का कैंपस बन रहा है। एस जयशंकर ने भी इसको विजिट किया है। प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, जांजीबार में कौन से प्रोजेक्ट को विजिट किया था? किदुथानी प्रोजेक्ट को। आगे चलते हैं, तो एक बार थोड़ा सा तंजानिया का मैप देख लेते हैं। ये रहा देखिए आपका तंजानिया, कैपिटल क्या है आपकी? डोडोमा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है जांजीबार जिसकी बात हम कर रहे हैं। यहीं पर IIT का कैंपस एस्टेब्लिश किया जाएगा, इंडियन ओशन में स्थित है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसको लोंगो का द्वीप भी बोला जाता है, और आपसे सवाल में पूछा था टेंगा, वही आपका ये रहा। तो यहाँ पर ये स्थित है, याद रखिएगा। तंजानिया में बहुत फेमस लेक कौन सी है, ये देख लीजिए आप, लेक विक्टोरिया। इसको तो रट लीजिए, ये भी बहुत पूछता रहता है, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, सीधे ही पूछता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए लेक टंगन्यिका, ये भी याद रखिएगा, ये रही देखिए लेक टंगन्यिका, ये भी बहुत पूछता रहता है कहां पर है, तो ये भी तंजानिया के बॉर्डर पर ही स्थित है। ठीक है, तो यही देखिए आपका मैप, आपको आई होप समझ में आ गया होगा इससे बेहतर तरीके से। आगे चलते हैं। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की बात कर रहा है, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। जो कैबिनेट बनी थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो, या प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। बात करें अगर संविधान सभा की, संविधान सभा की 3 मीटिंग शुरू की, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। एक थी 9 दिसंबर 1946 को, एक 11 दिसंबर और एक 13 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को अंतरिम अध्यक्ष चुना जाता है, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फिर 11 अगस्त को पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और उपाध्यक्ष किसे चुना जाता है? HC मुखर्जी जी को 11 दिसंबर 1946 को। और संवैधानिक सलाहकार किसको चुना जाता है? BN राव जी को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और फिर तीसरी मीटिंग आती है आपकी कब? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऐतिहासिक उद्देशिका प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संसद के पटल पर रखा जाता है, सभा के पटल पर रखा जाता है, जो कि 22 जनवरी 1947 को सभा के द्वारा पास कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? तो इसमें फॉर्मूला क्या है आपका? 5+3+3+4, ये इसका फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इस पे दोनों में कौन पारंगत है? तो काफी बड़ी बात है ये, यामिनी कृष्णा मूर्ति जी। बात करें अगर इसके अलावा और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के काफी पूछता रहता है, केरल के 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कथकली और मोहिनी अट्टम।
इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्लासिकल डांस कौन सा है, तो वो है कथक। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहां पर स्थित है, तो आईआईएम आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की। अभी आईआईएम लखनऊ, आईआईएम चर्चा में क्यों है? महाराष्ट्र को हाल ही में उसका दूसरा आईआईएम मिल गया है। पहला आईआईएम आईआईएम नागपुर में था, दूसरा आईआईएम उसको मिला है कहां पर? मुंबई में। मुंबई का एक इंस्टीट्यूट है निटी। ठीक है, निटी वैसे तो टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए काफी फेमस था, लेकिन अब उसको एक आईआईएम के रूप में संसद ने बिल पास कर दिया है, तो अब उसको एक आईआईएम के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र का दूसरा आईआईएम होगा, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपसे हाल ही में नया आईआईएम कहां बना है, तो महाराष्ट्र के मुंबई में, और यह महाराष्ट्र का दूसरा आईआईएम होगा। अप्रैल 2023 के अंत में भारतीय बैंकों के लिए रिवर्स रेपो रेट कितने प्रतिशत थी, और अभी भी उसको अनचेंज रखा गया है। अभी आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की समीक्षा की बैठक हुई थी, उसमें इसको अनचेंज रखा गया है। कितना? 3.35%। अब देखते हैं कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो यह है लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल वगैरह अपना बना सकते हैं, जिससे जो दुनिया के प्रोफेशनल्स हैं वो आपसे जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, तो क्या नहीं है आपका? प्रलेख और पीडीएफ संचिकाएं फाइल्स बनाना। इससे देखिए कंप्यूटर में वायरस से आपका कोई संबंध नहीं। मोस्टली देखिए ये डाउनलोडिंग वगैरह से ज्यादा आते हैं। ठीक है, अगर आपका सिक्योर अनसिक्योर वेबसाइट आप या कुछ असुरक्षित वेबसाइट्स को आप विजिट करते हैं। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग या एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक यानी सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एक नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो ये क्या है आपका? ये है मैशअप। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है, देखिए बढ़िया प्रश्न बनाया है। ईमेल में बीसीसी का क्या अर्थ है, हमने बात कर ली है। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर कोई एक सेंडर या आप किसी को मेल भेजते हैं, आप ये चाहते हैं कि कई सारे लोगों को एक साथ मिल जाए, लेकिन कोई दूसरा बंदा ये ना देख पाए कि ये मेल और किसे भेजा गया है, तो आप बीसीसी में डालते हैं, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड मतलब अंधा, यानी आपको नहीं दिखेगा कि वो किस और को भेजा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कि वह, तो मल्टीटास्किंग का मतलब देखिए सिंपल है कि वह बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन कर सकता है। टास्क मतलब देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब, टास्क मतलब क्या होता है? काम। तो यहाँ पर कंप्यूटर में आप किसके माध्यम से काम करते हैं? प्रोग्राम्स वगैरह के माध्यम से काम करते हैं, तो बहुत से प्रोग्रामों का वो एक साथ संचालन कर लेता है। निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचा जा सकता है? तो आपने देखा होगा क्या लिखा रहता है? HTTP। ठीक है, शुरू में यही लिखा रहता है। अगर आप वेबसाइट वगैरह सर्च करेंगे तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखिएगा HTTP। और एक बार पूछ लिया था, अगर HTTP के आगे S लगा हो तो S क्या होता है? सिक्योर, यानी वो वेबसाइट आपकी सिक्योर है। HTTP की फुल फॉर्म याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML की भी याद रखिएगा, जो कि वेब पेज वगैरह डेवलपमेंट में यूज की जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। और बात करें दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग हुआ? ट्रांजिस्टर्स का उपयोग शुरू हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग शुरू हुआ? सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर से क्या बनते थे? आपके इंटीग्रेटेड चिप्स बनते थे, यानी आईसी का इस्तेमाल तीसरी कंप्यूटर की जनरेशन में शुरू हुआ। आईसी के लिए सबसे यूजफुल पदार्थ कौन सा है? सबसे अर्धचालक पदार्थ कौन सा इंपॉर्टेंट है? सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है। बहुत फेमस कंपनी कौन है सेमीकंडक्टर्स की? इंटेल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो इसमें से लॉजिक बम के लिए क्या स्टेटमेंट आपका सही है? एक तरह से अगर बात करें तो ये घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट एक कोड है। ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। पारंपरिक कंप्यूटरों में सीआरटी मॉनिटर होते थे। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कैथोड रे ट्यूब। ऑप्शन ए। केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो ये इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। अगला, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आईबीएम के द्वारा ये विकसित की गई है।
बात करें कोबॉल की, तो कोबॉल की फुल फॉर्म भी पूछता रहता है। कोबॉल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो अगर आप देखेंगे इसमें से जो ऑडियो फाइल होगी या साउंड फाइल होगी, क्या होगा? .wav। .wav ऑप्शन ए। अगला, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है और जब तक आपका पूरा स्टार्ट नहीं हो जाता, उस समय बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम ट्विटर सेवा योजना आरंभ की गई है? तो उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले ट्विटर सेवा योजना आपकी आरंभ की है। अगला, उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा और उदल की कथा जो है आपका, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। तो देखिए, आल्हा जो थे, ये जो हमारा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस एरिया के एक सेनापति हुआ करते थे और अपनी जो वेलर है या उसकी वीरता के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। इनके छोटे भाई जो थे, उनका नाम था उदल। तो आल्हा उदल की कथा, उसी के आधार पर ये लोकप्रिय संगीत डेवलप हुआ है। तो एक किताब है, देखिए, एक रचना है जो जगनिक ने लिखी है। ठीक है, जगनिक एक राइटर है, उन्होंने लिखा है आल्हा खंड। उसमें इनके द्वारा लड़ी गई लगभग 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आगे चलते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र यानी NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो वाराणसी में ये करेगा, वाराणसी, ऑप्शन डी। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो देखिए, चावल का उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। इसका कौन है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा जूट वगैरह का भी पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो हमने पूरा ऑर्डर की बात कर ली थी। प्रयागराज सबसे बड़ा जनपद है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कानपुर में स्थित है। इसके अलावा कानपुर में एक दो और काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। एक तो IIT कानपुर है, वो सबने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र IIT वही है। और बात करें कानपुर में एक और कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये आपका कानपुर में स्थित है। झांसी में बात करें, झांसी में भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भारतीय चारा एवं चारागाह संस्थान, ये आपका झांसी में स्थित है। आगरा में एक बहुत फेमस हिंदी का संस्थान है जो प्रश्न लगातार पूछता रहता है, तो कन्हैयालाल मानिकलाल हिंदी संस्थान आपने सुना होगा, वो आगरा में स्थित है, उसको भी याद रखिएगा। कन्हैयालाल मानिकलाल हिंदी संस्थान। ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी? तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, देखिए, कहीं कहीं किसी किसी किताब में आपका ये दिखेगा पूर्वी गंगा का मैदान, किसी किसी बुक में है तराई क्षेत्र। ठीक है, अलग अलग आंसर मुझे इसकी बुक में दिखे। मुझे लगता है तराई क्षेत्र इसका ज्यादा एक बेहतर आंसर है, क्योंकि मेरे पास जो GS वर्ल्ड की बुक है उसमें भी तराई क्षेत्रीय आंसर दे रखा है। तो आई थिंक ये वाला ज्यादा बेहतर आंसर है। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो मथुरा में उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे ज्यादा गोरखपुर में ही होती है। आगे, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो इसमें उत्तर प्रदेश में आपको क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा? कुछ कुछ तो उत्तर प्रदेश में वैसे खनिज बहुत ज्यादा देखिए नहीं मिलते, और अभ्रक यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका भरतपुर तो बहुत फेमस है, कहां पर है? राजस्थान में है। तो नवाबगंज जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कहां पर है? ग्रीन पार्क आपका कानपुर में है। लखनऊ में कौन सा बना है अभी? इकाना स्टेडियम, यहाँ पर IPL वगैरह के मैचेस भी खूब होते हैं। फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन बना है? प्रीतिंकर दिवाकर। प्रीतिंकर दिवाकर, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यह प्रश्न हमने उसमें भी देखा था, 1974 में इसकी स्थापना की गई। ये वन रक्षक की परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये आपका एविएशन यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये आपके फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है, फुर्सतगंज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर? प्रयागराज में बनाने की बात की गई है। अगला, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहां पर स्टेब्लिश किए गए हैं? तो आपके जो एक्सपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह बनाई जाती हैं, वो नोएडा तो देखिए है ही है, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा IT सेक्टर उत्तर प्रदेश का फेमस है, इसके अलावा कानपुर।
ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस जनगणना में वर्ष में 10 लाखीय नगर बने, यानी मिलियन सिटीज बने, 10 लाख इनकी पॉपुलेशन हुई, कौन कौन से साल में बने, तो 1971 और 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा 1971 81 इस तरीके के प्रश्न भी बनते ही रहते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम साक्षरता दर है हमारी श्रावस्ती में। ये भी हमने देखिए पहले वाले प्रैक्टिस सेट्स में किए हैं, ये वाले प्रश्न ज्यादातर वहां से ही इन्होंने लिए हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में देखिए कितना है, लोकायुक्त का कार्यकाल यहाँ पर है 8 वर्ष का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 8 वर्ष का कार्यकाल है यहाँ पर। बात करें उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त की, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंबर दयाल जी थे, 1977 से 1982। वर्तमान में कौन बने हुए हैं, आपका न्यायमूर्ति संजय मिश्र जी वर्तमान में यहाँ के लोकायुक्त हैं। देखिए शायद मैंने अभी जब हम दलहन शोध संस्थान वाला प्रश्न किया था, मैंने कानपुर में ये बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र आईआईटी कानपुर में ही है, मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया। आईआईटी बीएचयू भी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाले भी एक आईआईटी के रूप में उसको भी जाना जाता है। तो 2 आईआईटी हैं, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर। अगला देखते हैं 99वां प्रश्न। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किन स्थानों से संबंधित हैं, तो किस स्थान से संबंधित हैं, तो ये बनारस वाले एरिया से संबंधित हैं, वाराणसी। क्यों, देखिए मैं बताता हूं। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन। ठीक है, और वो एक इक्ष्वाकु किंग थे, इक्ष्वाकु राजा थे, और कहा के जो काशी वाला एरिया है उसके आसपास ये राज किया करते थे। तो उन्हीं के ये पुत्र थे, और कौन से तीर्थंकर हैं, 23वें जैन तीर्थंकर हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जैन धर्म से एक और काफी इंपॉर्टेंट जो शिखर है वो रिलेटेड है, एक आपने सुना होगा नाम, सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर कहां पर है, झारखंड की सबसे ऊंची एक पहाड़ी है पारसनाथ हिल। वहां पर यह माना जाता है कि जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उसमें से 20 लोगों को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो सम्मेद शिखर जी पर ही हुई है। और जो 23वें जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ जी, ये माना जाता है इनको भी वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए 5 देखिए जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है जैन धर्म के लोगों में। एक है गिरनार, एक है पावापुरी, चंपापुरी, दिलवाड़ा, पालीटाना। ठीक है, ये जो डेस्टिनेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट इनके में मानी जाती है। अगला, G20 देशों की पहली बैठक, इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यही देखिए सारे हमारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा शाम को आपको रेगुलर एक और प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, ताकि हमारा एग्जाम से पहले पहले ये बुक खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।